नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, एनबीएफसीज, ये बहुत ज़्यादा आरबीआई के रडार में है। आपने पिछले कुछ टाइम से देखा हुआ जो न्यूज़ आ रही है कि किस तरीके से इन सारे एनबीएफसीज को आरबीआई कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रही है, कहीं ना कहीं काम ढंग से करने के लिए मना कर रही है, एंड इनफैक्ट जो चार्जेस हैं वो भी बढ़ा रही है। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि इन एनबीएफसी ने ना जो लोन्स दिए हैं वो बड़े स्मॉल टिकट लोन्स दे दिए, 1000 रुपए का लोन, 500 रुपए का लोन, 2000 रुपए का लोन, एंड अब जो जिन लोगों को लोन्स दिए हैं वो उसको रीपे नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो रिस्क की रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब अभी आपने न्यूज़ देखी होगी कि 25% आरबीआई ने रिस्क की रेटिंग बढ़ा दी। तो वो क्यों हुआ, किस तरीके से ये जो एनबीएफसी के ऊपर आरबीआई इतना कर रही है, क्या इंपैक्ट आएगा इससे, एंड इनफैक्ट अभी रिसेंटली आरबीएल बैंक का भी कुछ सीन हुआ है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये जो सारी सब कुछ चल रहा है इससे बैंकिंग इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट आएगा। सो एक्चुअली आरबीएल बैंक और बजाज फिनसर्व का एक एग्रीमेंट था जिसके अंदर वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स निकालते थे, एंड आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने यूज भी करा होगा। अब इसमें क्या है कि आरबीएल के टोटल क्रेडिट कार्ड्स 48 लाख है, 48 लाख से ज़्यादा है, लेकिन जिसमें से को ब्रांडेड जो बजाज फिनसर्व के साथ है वो ही 38 लाख से ज़्यादा है। तो मतलब उनका मोस्ट ऑफ द बिजनेस वहाँ से है। अब होता क्या है, अगर कोई भी बैंक एक को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च कर रहा है तो बैंक को कोई क्या कहते हैं परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन एक एनबीएफसी को लेनी पड़ती है उनके साथ पार्टनरशिप के लिए। तो जहाँ पहले उनकी पार्टनरशिप 5 सालों के लिए थी, वहाँ अब आरबीआई ने सिर्फ 1 साल की परमिशन दी है, 1 साल और की। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली उनकी जो रिस्क रेटिंग है वो काफ़ी बढ़ गई है। वो लोन्स बहुत छोटे छोटे दे रहे थे, तो जिससे ओवरऑल इकोनॉमी को काफ़ी इंपैक्ट आ रहा है, वो लोन्स रिकवर नहीं हो रहे हैं। तो इनफैक्ट अभी क्या हुआ है, बजाज फिनसर्व को भी कहीं ना कहीं एक झटका लगने लग रहा है, क्योंकि पहले तो आरबीआई ने उनको बार करा था कि वो लोन्स ज़्यादा नहीं दे सकते, इंस्टा ईएमआई कार्ड्स नहीं दे सकते, तो उससे एक झटका लगा। अब ये अगर पार्टनरशिप नहीं होती है एंड आरबीएल बैंक को खुद से ही करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो बेनिफिट है एक तरीके से इन द लॉन्ग रन, लेकिन बजाज फिनसर्व या फिर बाकी जो एनबीएफसीज है उनके लिए नुकसान है। जो आरबीएल बैंक है वो भी 2000 से ज़्यादा लोगों को हायर कर चुका है ताकि वो उन कस्टमर्स को डायरेक्टली एक्वायर कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा हसल बसल चल रही है ताकि एक सिस्टम बने। सिंपल सी बात है, आरबीआई को आप इस तरीके से ले लो कि यार वो मेन बैंक है, वो सब कुछ देख रहा है इंडिया की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इतना पैसा लोन पे जा रहा है लेकिन वो रिकवर ही नहीं हो रहा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगी आरबीआई। तो अब ये जो एक्शन लिया जा रहा है ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कुछ भी न्यूज़ आती है उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखो। पहले आई थी 2 महीने पहले कि ओके एनबीएफसीज पे आरबीआई ये कर रही है, लेकिन अब देखो ये इंपैक्ट हुआ। तो वो जो इंपैक्ट आता जाएगा एनबीएफसीज पे, उससे उनके शेयर्स भी तो गिरते जाएंगे ना। तो बजाज फिनसर्व के शेयर पे यूसी की किस तरीके से इंपैक्ट आ रहा है, वैसे ही और भी शेयर्स आपको देखने हैं कि और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। अब मैं कुछ आपको नाम बता देता हूं ताकि आप भी उनके बारे में सर्च कर पाओ। एनबीएफसीज और कौन कौन है, एक तो बजाज फिनसर्व हो गई, उसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल है, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड है, मुथूट फिनकॉर्प, रिलायंस कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, एडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो ये बहुत सारी ऐसी एनबीएफसीज हैं जो अभी बिल्कुल आरबीआई की नज़रों में है, एंड इनके अंदर मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा चेंजेस आने की उम्मीद है। तो शेयर्स अभी इनके गिरेंगे, लेकिन अगर कुछ भी पॉजिटिव चेंज कोई भी एक लेकर आता है एंड उसको अगर वाले बाकी फॉलो करते हैं तो ये बढ़ सकते हैं। सो आपकी चॉइस है, ये डिपेंड करता है किस तरीके के इन्वेस्टर या ट्रेडर आप हो। अगर आप इस तरीके के हो कि जब शेयर्स डाउन हो और उम्मीद है बाद में बढ़ने की, आज मैं इनको फिर बाय करके रख लूँ, सो यू कैन बाय देम। या फिर अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो तो यू कैन सी कि शेयर से भी डाउन जाने की उम्मीद है, तो आप अपनी पुट कॉल्स वगैरह उस हिसाब से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। दैट इज योर कॉल। दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, बट कहीं ना कहीं इस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, एंड ये आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि ओके इस तरीके से मार्केट जा रही है। बाकी अगर बात करें कि ओवरऑल क्या इसका इंपैक्ट आ सकता है, तो यही इंपैक्ट है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जितने भी आरबीआई और चेंजेस करेगा और उनके लिए मुश्किलें क्रिएट करेगा, क्योंकि मुश्किलें क्रिएट करनी पड़ रही है। अगर उनको खाली खुला छोड़ दिया जैसे पहले खुला छोड़ा था, तो वही होगा जो अब तक होता आया है कि उन्होंने इतने लोन्स दे दिए, रिकवर नहीं हो रहे हैं, ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट इतना बनता जा रहा है, नेगेटिव चीज़ें इतनी होती जा रही है। तो आरबीआई ने अब जो ये पकड़ बनाई है ये इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये शेयर्स टूटेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ये भी बाउंस बैक करेंगे कि ओके ये भी कुछ अपनी नई इनोवेशन टेक्नोलॉजीज या सिस्टम्स लेकर आएंगे जिससे बाद में बढ़ सकते हैं। सो एज एन इन्वेस्टर दिस माइट बी द राइट टाइम टू बाय दीज शेयर्स, एंड एज अ ट्रेडर आप पुट कॉल्स वगैरह लेके इस पर थोड़ी सी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो दैट इज योर कॉल अल्टीमेटली, बट मैं कहीं ना कहीं आपको आइडिया देना चाहता था क्या चल रहा है, इस पे अवेयर रहो, रिसर्च करते रहो।